एक शिप जो 1872 में अटलांटिक ओशन में खाली मिली। ना क्रू, ना कैप्टन, ना कोई साइन ऑफ फाइट, बस जहाज अकेला भटक रहा था। पर इसका लक बहुत खराब था, जैसे इस पे किसी का श्राप हो। पहले कैप्टन रॉबर्ट मैकलैन, जो इस शिप के पुराने कैप्टन थे, वो हार्ट अटैक से मारे गए। फिर 1867 में ये शिप एक समुद्री तूफान में काफ़ी डैमेज हो गई। फिर उसके बाद जब ये न्यूयॉर्क हार्बर में अपना रिपेयर करवाने के लिए गई तो वो सारा रिपेयर स्टेशन आग में लिपट गया। और एक बार तो इस शिप ने न्यूयॉर्क हार्बर में दूसरे शिप से टकरा के उसे पानी में डुबा दिया। फिर उसके बाद इस शिप को अबैंडन कर दिया गया। पहले तो वो इसे देख के चौंक गए, क्योंकि ये वही शिप थी जिसे वो करीब करीब 10 दिन पहले इस आइलैंड के पास आउट करके गए थे। और अब तक तो इस शिप को इटली से वापस न्यूयॉर्क तक पहुंच जाना चाहिए था। अब इस पूरे सफर में कैप्टन ब्रिक्स के पास एक किताब थी जिसमें वो अपने सफर के बारे में लिख रहे थे। और उनकी बुक जब जहाज में से मिली तो उसमें पढ़ के पता चला, क्योंकि शिप की वैल्यू $46,000 की थी। और उन्होंने इन सारे क्रू मेंबर्स को मार के पानी में फेंक दिया और ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश की कि उन्हें ये शिप खाली मिली। हे गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मिस्ट्री की जो 150 साल से दुनिया को कंफ्यूज कर रही है। मैरी सेलेस्ट, एक शिप जो 1872 में अटलांटिक ओशन में खाली मिली। ना क्रू, ना कैप्टन, ना कोई साइन ऑफ फाइट, बस जहाज अकेला भटक रहा था। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, खाना, कपड़े, कार्गो, पर आखिरकार लोग जो उसमें थे वो कहाँ गए? ये घोस्ट शिप का रहस्य इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आर्थर कैनन डॉयल ने इस पे एक स्टोरी लिखी थी जो आगे चल के मिथ्स बन गए। तो चलिए शुरू से डिटेल में समझते हैं इस मैरी सेलेस्टी या फिर कहें घोस्ट शिप के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या आपने इसके बारे में पहले सुना था। मैरी सेलेस्ट की स्टोरी शुरू होती है 1861 में कनाडा के नोवा स्कॉशिया के स्पेंसर आइलैंड पे। इस शिप का नाम पहले था अमेज़न। ये एक 99 फुट लंबा बाइंग्रेड टिम्बर लकड़ी से बना सॉलिड शिप था, पर इसका लक बहुत ख़राब था, जैसे इस पे किसी का श्राप हो। पहले कैप्टन रॉबर्ट मैकलैन, जो इस शिप के पुराने कैप्टन थे, वो हार्ट अटैक से मारे गए। फिर 1867 में ये शिप एक समुद्री तूफान में काफ़ी डैमेज हो गई। फिर उसके बाद जब ये न्यूयॉर्क हार्बर में अपना रिपेयर करवाने के लिए गई तो वो सारा रिपेयर स्टेशन आग में लिपट गया। वो सारे स्टेशन में आग लग गई। फिर 1867 में तूफान में ये शिप बुरी तरह से डैमेज हो गई। और एक बार तो इस शिप ने न्यूयॉर्क हार्बर में दूसरे शिप से टकरा के उसे पानी में डुबा दिया। फिर उसके बाद इस शिप को अबैंडन कर दिया गया। ये 1 साल तक न्यूयॉर्क हार्बर में खड़ी रही। फिर 1868 में न्यूयॉर्क में एक बंदे ने इसे खरीद के रेन्यूएट करवाया और इसका नाम रखा अमेज़न से बदल के मैरी सेलेस्ट। उन्होंने इसका नाम बदला ये सोच के कि शायद इससे इस शिप का लक बदल जाए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगे इस शिप के साथ क्या होगा। न्यूयॉर्क के नए ऑनर्स ने इसे एक कार्गो शिप बना दिया जो मोस्टली अल्कोहल बैरल्स को अमेरिका से यूरोप ले जाने का काम करती थी। 1872 तक ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर मिस्ट्री वाली फील तब भी लोगों को आ रही थी, क्योंकि लोग मानते थे कि जो पुराने हॉन्टेड इंसिडेंट्स इस शिप के साथ हुए हैं वो अब भी हो सकते हैं। नवंबर 1872 में कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, 37 साल के एक्सपीरियंस्ड सेलर, ये शिप को लेके न्यूयॉर्क से जियोना, इटली के लिए निकले। साथ में थी उनकी 31 साल की वाइफ सारा ब्रिग्स और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया, और 7 क्रू मेंबर्स जिनमें थे फर्स्ट मेट एल्बर्ट रिचार्डसन, सेकंड मेट एंड्रयू गिलिंग, स्टीवर्ड एडवर्ड हेड, और साथ में थे 4 जर्मन सेलर्स, वॉलकट, बॉस, एरियन और गॉबलियट लॉर्जन। सब फिट और लॉयल थे और इनके पास्ट में ये कई बार कैप्टन ब्रिग्स के साथ सफ़र कर चुके थे। शिप में कार्गो के नाम पे 1701 बैरल्स थे इंडस्ट्रियल अल्कोहल के, जो नॉन कंज्यूमेबल थे। दरअसल ये अल्कोहल बैरल्स अमेरिका से इटली ले जाए जा रहे थे, जहां पर इन्हें एज किया जाएगा। फिर उसके बाद इन्हें इटली से अमेरिका वापस लाया जाएगा कंज्यूम करने के लिए।
ये अल्कोहल अमेरिका में होती है जो नॉन कंज्यूमेबल होती है, फिर उसके बाद इसे इटली ले जाया जाता है या फिर किसी और यूरोपियन कंट्री में जहां इसे कंज्यूमेबल बनाया जाता है। अब इस चीज़ का प्रोसेस काफ़ी लंबा चौड़ा है। अगर हम इसकी बात करें तो इस पे एक अलग से वीडियो बन सकती है, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि ये प्रोसेस पूरा फर्मेंटेशन और ड्राई एजिंग में बेस्ड होता है। अब क्रू में कोई नहीं जानता था कि ये ट्रिप उनका लास्ट ट्रिप होने वाला है। 5 नवंबर साल 1872 को मैरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क से निकली। अब इस पूरे सफ़र में कैप्टन ब्रिक्स के पास एक किताब थी जिसमें वो अपने सफ़र के बारे में लिख रहे थे, और उनकी बुक जब जहाज़ में से मिली तो उसमें पढ़ के पता चला कि पहले हफ्ते तक सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने वेदर और पोजीशंस को नोट किया था, और उस बुक में हैंड रिटन लास्ट एंट्री थी 25 नवंबर की सुबह, जब वो सेंटा मारिया आइलैंड एरिज़ोना के पास थे। उनकी एग्जैक्ट पोजीशन उस दिन थी 38 डिग्री 20 नॉर्थ और 17 डिग्री 15 वेस्ट। उस दिन उन्होंने द ग्रेशिया शिप को देखा जो उनके दोस्त कैप्टन डेविड मोरहाउस ब्रिक्स चला रहे थे। अब उस दिन आगे का मौसम काफ़ी ख़राब था। उनको पता चला कि आगे तूफान चल रहा है, तो कैप्टन ब्रिक्स ने उस आइलैंड के पास रुकने का फैसला किया, लेकिन उनके दोस्त डेविड मोरहाउस अपनी शिप द ग्रेशिया को लेके आगे निकल गए। तो यहाँ से शुरू होती है असली मिस्ट्री। 4 दिसंबर 1872 को द ग्रेशिया शिप ने मैरी सेलेस्ट को अटलांटिक ओशन में देखा, एरेजोस आइलैंड से 400 मीटर दूर। पहले तो वो इसे देखकर चौंक गए, क्योंकि ये वही शिप थी जिसे वो करीब 10 दिन पहले इस आइलैंड के पास आउट करके गए थे, और अब तक तो इस शिप को इटली से वापस न्यूयॉर्क तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ये अब तक इटली की तरफ ही जाए जा रही थी। इस शिप की मूवमेंट उस टाइम देखी जाए तो वो काफ़ी जिग-जैग चल रही थी, और कोई भी बंदा स्टीयरिंग पे नहीं खड़ा था। मोरहाउस ने अपने फर्स्ट मेट ओलिवर देव्याऊ को उस शिप में चेक करने के लिए भेजा, और जब वो वहाँ पहुँचे तो सीन काफ़ी भयानक था। वहाँ पूरे 10 लोगों का क्रू गायब था। ना वहाँ उनकी बॉडीज थी, ना खून था, ना कोई स्ट्रगल साइंस दिखे। उस शिप की एक लौती लाइफ बोट वहाँ से गायब थी। वहाँ एक कंपास थी, क्रोनोमीटर और इम्पोर्टेंट पेपर्स थे, सब कुछ गायब थे। पर लॉग बुक जिसमें कैप्टन ब्रिक्स अपने सफ़र के बारे में लिख रहे थे वो वही पड़ी थी। किचन में जाके देखा तो खाना बना हुआ पड़ा था। एक कप में चाय पड़ी थी जो ठंडी थी, जैसे अभी अभी इसे खाने के लिए बनाया गया हो। कार्गो के 1701 बैरल्स में से सिर्फ 9 बैरल्स खाली थे, बाकी कोई लीक साइंस तो नहीं दिख रहे थे। शिप में थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ था, करीब 3.5 फुट तक, पर पानी को बाहर निकालने वाले पंप्स काम कर रहे थे और शिप डूब नहीं रहा था। ये सब तो क्लियर था कि क्रू ने जल्दबाजी में शिप छोड़ा है, लेकिन क्यों? फिर उसके बाद कैप्टन मोरहाउस दिव्याऊ को शिप में बिठा के शिप को टो करके गिब्रल्टार पोर्ट तक ले गए, जहां इन्वेस्टिगेशन हुई और ये मिस्ट्री वर्ल्ड फेमस बन गई। सभी न्यूज़पेपर्स ने इसे घोस्ट शिप बोलना शुरू कर दिया। गिब्रल्टार में वाइस एडमायरल्टी कोर्ट ने इंक्वायरी की जो 3 महीने तक चली। अटॉर्नी जनरल फेडरिक सॉली फ्लड जो उस टाइम उस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे थे, उनका पहला शक गया पायरेसी पे। उन्होंने सोचा कि शायद द ग्राशिया शिप के मेंबर्स ने ही इस शिप को लूटा, क्योंकि शिप की वैल्यू $46,000 की थी, और उन्होंने इन सारे क्रू मेंबर्स को मार के पानी में फेंक दिया और ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश की कि उन्हें ये शिप खाली मिली। पर इस चीज का कोई प्रूफ नहीं मिला, क्योंकि द ग्राशिया के कैप्टन मोरहाउस और मैरी सेलेस्ट के कैप्टन ब्रिक्स दोनों दोस्त थे, और आगे चल के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये फैसला लिया कि कोई लूटपाट द ग्राशिया के मेंबर्स के द्वारा नहीं की गई, और आगे चल के एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट ने भी ये फाइनल कर दिया कि कोई लूटपाट द ग्राशिया के सेलर्स के द्वारा नहीं की गई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में कहा गया कि लाइफ बोट में बैठ के शिप को अबैंडन किया गया, पर इसका रीजन अननोन था। अब इस पे कई अर्ली थ्योरीज है। पहली, अल्कोहल एक्सप्लोजन की। कार्गो था, उस शिप के सारे कार्गो बैरल थे डीनेचर्ड अल्कोहल के जो फ्यूम्स से ब्लास्ट कर सकते थे, लेकिन इससे कोई फायर का डैमेज नहीं होता। तो हो सकता है उस दिन क्रू को सेंस हुआ हो कि शायद ये बैरल्स ब्लास्ट कर जाएंगे, तो उन्होंने जल्दबाजी में पैनिक में आके जैसे तैसे शिप छोड़ दी। दूसरा है स्टॉर्म का रीजन। 24 से 25 नवंबर को अटलांटिक ओशन में बड़ा तूफान देखने को मिला। शायद क्रू ने सोचा होगा कि शिप डूब रहा है और जल्दबाजी में आके उन्होंने लाइफ बोट्स में बैठ के शिप छोड़ दी। लेकिन ये रीजन उतना रियल नहीं लगता, क्योंकि एक खतरनाक तूफान में अपनी शिप को छोड़ के लाइफ बोट में बैठ के जाना और भी ज्यादा रिस्की है, और साथ ही साथ
अगर शिप में पानी भी भर गया हो तो उसके पंप्स जो पानी को बाहर निकालते हैं वो काम कर रहे थे, तो फिर क्रू ने भला उस टाइम शिप क्यों ही छोड़ी होगी। अब आते हैं कुछ वाइल्ड थ्योरीज पे जो मिस्ट्री को और इंटरेस्टिंग और भयानक बनाते हैं। लोगों का कहना था कि एक सी मॉन्स्टर जैसे जायंट स्क्विड या क्रेकन ने क्रू को खींच लिया। सुनने में तो नकली सा लगता है, लेकिन वो टाइम था 1800s का। उस जमाने में सेलर्स ऐसी स्टोरीज सुनाते रहते थे, पर उस शिप में ऐसा कोई डैमेज देखने को नहीं मिला। अब अगर उस शिप के क्रू को किसी सी मॉन्स्टर ने मारा तो ये तो पक्का है कि वो शिप डैमेज हुई होगी, लेकिन उस शिप पे ऐसा कोई डैमेज देखने को मिला ही नहीं, बल्कि उसका सामान अंदर ठीक से पड़ा हुआ था। दूसरी थ्योरी आती है पायरेट्स की। अटलांटिक ओशन में उस टाइम पायरेट्स का इन्फ्लुएंस काफ़ी देखने को मिलता था, लेकिन जो कार्गो वो शिप कर रही थी वो अनकंज्यूमेबल चीप अल्कोहल था, जिसे लूट के पायरेट्स को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। और साथ ही साथ जो कैप्टन ब्रिग्स और उनकी फैमिली की वैल्यूएबल या कीमती चीज़ें थी वो छुई ही नहीं गई, वो वही उनके कैबिन में पड़ी थी। अब तीसरी थ्योरी को काफ़ी रियल माना जाता है, जो है इंश्योरेंस फ्रॉड की। कहा जाता है कि ब्रिग्स को इस शिप की कप्तानी करना मंजूर ही नहीं था, क्योंकि इस शिप की वैल्यू काफ़ी कम थी और जो इंश्योरेंस फीस इस शिप की उन्हें अमेरिका में भरनी पड़ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो हो सकता है वो जानबूझकर प्लानिंग के साथ अपनी फैमिली को इस शिप में बिठाकर लेके गए और बीच रास्ते में शिप को अबैंडन करके अपने क्रू के साथ किसी और जगह भाग गए, क्योंकि एक आर्टिकल के मुताबिक जो शिप पे 4 जर्मन क्रू मेंबर्स थे, कैप्टन ब्रिग्स ने उनके साथ डील की थी कि वो उन्हें सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देंगे और वो बदले में जर्मनी से एक सेल बोट को बुलाएंगे जो उन्हें, कैप्टन ब्रिग्स और उनकी फैमिली को सीधा एशिया छोड़ के आएगी। अब इस थ्योरी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला कि जर्मनी से वो शिप आई, कैप्टन ब्रिग्स और उनकी फैमिली उस शिप में बैठी और एशिया पहुंच गई। वो शिप वहां पहुंच ही नहीं पाई, वो बीच रास्ते में रुक गई और कैप्टन ब्रिग्स और उनके क्रू ने सोचा कि वो शिप पास में ही आ रही है, तो वो लाइफ बोट में बैठे और उस शिप की तरफ चले गए और ऐसे शिप अबैंडन हो गई। और बीच रास्ते में तूफान आ गया और वो सारे क्रू मेंबर्स और कैप्टन ब्रिग्स और उनकी फैमिली तूफान में मारे गए। और वो शिप जो जर्मनी से आई थी, जब वो मैरी सेलेस्ट के पास पहुंची तो वो भी देख के हैरान रह गई कि ये सारी शिप खाली कैसे हुई। अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। आर्थर कैनन डॉयल ने अपनी एक स्टोरी जे. हैबुक की स्टेटमेंट में एक मिथ बनाया था कि क्रू को अफ्रीकन्स ने मारा, जो बिल्कुल फेक था, लेकिन वो इतना पॉपुलर हो गया कि लोग आज तक उसे मानते हैं। अब ये स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट था। उन्होंने लिखा था कि द क्रू किल्ड बाय अफ्रीकन्स, लेकिन ऐसा सच में कुछ नहीं हुआ था। या तो क्रू ने शिप को अबैंडन किया था, या कैप्टन ब्रिग्स खुद चाहते थे कि वो देश को छोड़ के भाग जाएं, या फिर उनके साथ कोई और म्यूटनी या पायरेसी जैसी चीज़ हुई थी। अब आज के स्टडीज़ ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की काफ़ी कोशिश की है। 2006 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL के डॉक्टर एंड्रिया सेला ने एक्सपेरिमेंट किया अल्कोहल फ्यूम्स से एक्सप्लोजन स्टिमुलेट करने का। मतलब उन्होंने अल्कोहल की फ्यूम्स से एक ब्लास्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस ब्लास्ट में ना कोई डैमेज होना चाहिए, ना फायर जनरेट होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैरी सेलेस्ट में शायद हुआ था। अब तक तो ये थ्योरी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है कि बैरल्स लीक हुए थे, क्रू ब्लास्ट से डर गया और लाइफ बोट्स में बैठ के उन्होंने शिप को अबैंडन कर दिया और आगे जाते जाते तूफान में वो सब डूब गए और मर गए। अब दूसरी स्टडी की गई पंप फेलियर पे। अब कहा जाता है कि शायद उस शिप ने उस 25 नवंबर के तूफान को सरवाइव कर लिया था और वो आगे बढ़ने लग पड़े थे। अब वो आइलैंड से इतना दूर आ चुके थे कि ना वो पीछे जा सकते थे ना आगे, और ऐसे ही बीच रास्ते में उनके वाटर पंप्स जो शिप में भरे पानी को बाहर निकाल रहे थे वो खराब हो गए। और ब्रिग्स ने जब शिप के अंदर के पानी को मेजर किया तो उन्हें लगा कि ये शिप डूब जाएगी, तो वो फटाफट लाइफ बोट्स में बैठ के भाग गए। अब 2020 में ओशन एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये सब कुछ नेचुरल कॉजेस की वजह से हुआ, जैसे अंडर सी अर्थक्वेक्स या सच में ये अल्कोहल फ्यूम्स वाली थ्योरी की वजह से। पर फाइनल आंसर अभी भी अनसॉल्व है। ओशन में लाइफ बोट का कोई ट्रेस नहीं मिला। अब आखिरकार इस मैरी सेलेस्ट शिप का एंड क्या हुआ? इस शिप को गिब्रल्टार से हाइती आइलैंड भेज दिया गया और वहां 1885 में इसके पार्ट्स को और इसके वुडन रैक को बेच दिया गया और इससे इस शिप की इंश्योरेंस फीस भरी गई। और यही था इस मैरी सेलेस्ट शिप का एंड। गाइस, मैरी सेलेस्ट का रहस्य आज भी वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है। कर्स, डिसअपीयरेंस
और स्टडीज सब कुछ मिलकर इस केस को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पर कुछ क्लियर नहीं है कि प्रोबेबली ये नेचर कॉजेस की वजह से हुआ या फिर इसके पीछे कुछ और सच छुपा था। कमेंट्स में अपनी थ्योरी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसे मिस्टीरियस वीडियोस मिस ना हो पाए।